नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल KR लर्निंग पॉइंट में। तो मैंने आपको पहली भी क्लास में 2 क्लासेस हुई है इस प्रायिकता प्रश्नावली की। तो पहली प्रश्नावली में मैंने आपको सवाल करवाए थे, तो अब आज लेकर आते हैं अपन अगले सवालों को। तो 4 तक मैंने पहली क्लास में सवाल कराए थे, तो आज लेकर आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो देखते हैं। एक एलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब बात आती है एलीप और लीप की, तो आप 2 मिनट कुछ बातों को समझे। सरल सी बात है, उनको 1 मिनट थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखना है। 2 शब्द होते हैं इस प्रश्नावली के अंदर। एक तो होता है लीप वर्ष, यानी कि 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। एक होता है लीप वर्ष और एक होता है अपना एलीप वर्ष। एलीप वर्ष। अब लीप वर्ष और एलीप वर्ष में क्या अंतर है? बच्चों को ये नहीं पता होता है कि लीप वर्ष और एलीप वर्ष किसे कहते हैं, या फिर इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि लीप वर्ष तो वो होता है कि जिसमें 366 दिन आते हैं, जिसमें एक वर्ष के अंदर 366 दिन आते हैं, उसे लीप वर्ष कहते हैं। अर्थात एलीप वर्ष में होते हैं 365 दिन होते हैं। इसी प्रकार अब 366 में 52 तो होते हैं, कितने सप्ते होते हैं? 52 कितने होते हैं? सप्ते होते हैं। बचे कितने? शेष कितने बचे? 2 दिन बचे। शेष कितने बचे? 2 दिन बचे। इसी प्रकार 365 में भी 52 क्या होते हैं? सप्ते होते हैं। एक सप्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 365 में 52 सप्ते होते हैं और प्लस में क्या बचता है? 1 दिन बचता है। तो इसी प्रकार मैंने आपको बताया लीप वर्ष में 366। बस ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बस बेसिक याद रखना है कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह होते हैं। एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। तो 52 सप्ताहों के अंदर कितने दिन हो जाएंगे भाई? 364 दिन। यानी कि 52 × 7 करेंगे तो बराबर के कितने होते हैं? 364 दिन। और 364 और 1 कितना हो गया? 65 दिन। तो 364 और 1 65 हो गया। तो एलीप वर्ष में 365 दिन के होता है, दिन का वर्ष होता है, और लीप वर्ष कितने का होता है? 366 दिन का। तो ये छोटी सी बात है, ये आपको समझनी थी, तो इसको आपने समझ लिया। तो अब देखते हैं हम सवाल की स्टार्टिंग में तो क्या करते हैं, देखते हैं भाई। तो छोटी सी बात है, ये नोट करके लिख सकते हो, लीप और एलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो अब बात आती है इस सवाल की। तो इस सवाल में क्या है कि एक एलीप वर्ष जैसा मैंने अभी बताया था कि एलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं भाई? 365 दिन का वर्ष होता है। अब 365 में से 52 तो होते हैं सप्ते, 52 होते हैं सप्ते, प्लस 1 दिन क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है, 1 दिन होता है। 7 एक सप्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन सॉरी। और 52 सप्तों में कितने दिन हो जाएंगे? टोटल दिन कितने हो जाएंगे? 364। तो बचा 1 दिन, तो 1 दिन क्या हो गया? योग हो गया। अब 52 सप्तों की पूछा है, फिर ये बोल रहा है कि वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बहुत सरल ही सवाल है और इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये क्या भी है? मोस्ट भी है इस प्रश्नावली के लायक। तो एलीप और लीप वर्ष का मतलब समझो, एलीप में होते हैं 365 वर्ष। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं अनुकूल परिणाम, आंसर करते हैं डायरेक्ट। तो अनुकूल परिणाम बराबर क्या होते हैं? और एक लिखते हैं हम कुल परिणाम। अब जो ये बच्चा कुचा 1 दिन है एक्स्ट्रा, तो 364 तो ये तो भरी गए 52 सप्तों में। अब ये 1 दिन है, इसमें वो अगला दिन क्या आ सकता है ये हमको पता नहीं है, सिर्फ संभावना व्यक्त करेंगे बस। तो ये अगला दिन क्या क्या आ सकता है? ये आ सकता है रविवार भी आ सकता है, और क्या आ सकता है? सोमवार भी आ सकता है, और मंगलवार भी आ सकता है, मंगल भी आ सकता है, बुध भी आ सकता है, और गुरुवार भी आ सकता है, और क्या आ सकता है? शुक्रवार भी आ सकता है, और क्या आ सकता है भाई? शनिवार भी आ सकता है, शनिवार भी आ सकता है। तो ये टोटल कितना हो गया? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार,
ये कितने हो गए टोटल एक सप्ताह में, मतलब कि जो एक दिन है वो ये आ सकते हैं, तो ये आ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम कितने हो गए भाई 7। तो कुल परिणाम कितने हो गए 7। अब वो बोल रहा है कि 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो आपको पता है 52 सप्ताह हैं तो 52 तो रविवार आते ही हैं, 52 तो रविवार आता है, लेकिन ये एक दिन क्या आएगा इसकी पूछ रहा है। तो 52 रविवार केवल और केवल क्या आना है 52 रविवार। तो इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि जो ये 53वां वाला दिन आएगा, 53वां वाले दिन ही तो है, एक दिन जो एक्स्ट्रा बच रहा है, जो ये दिन आ रहे हैं ये 53वां वाला दिन ही तो है। तो ये जो 53वां दिन है ये क्या नहीं होगा, रविवार नहीं होगा। तो उसके लिए हमको क्या ज्ञात करनी प्रायिकता, तो रविवार कहाँ है ये वाला, तो ये 53वां रविवार नहीं होगा, अर्थात 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम में रविवार नहीं लेके ये सारे के सारे लिख देने हैं। तो क्या क्या जाएगा भाई, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार। ये क्या आ गया शनिवार, अर्थात मतलब समझो कि 53वां रविवार नहीं होने की प्रायिकता, अर्थात सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे भाई, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 6। तो यहां तक समझ आया, अनुकूल परिणाम बराबर 6। तो जब हमको अनुकूल परिणाम 6 याद है और कुल परिणाम 7 याद है, तो 52 रविवार आने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सूत्र से, सूत्र आपको पता है प्रायिकता का सूत्र क्या होता है भाई, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो क्या लिख दूंगा मैं, 52 रविवार आने की या फिर होने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है भाई 6, शॉर्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने सूत्र को आपको सारे सवालों में सूत्र लिखा है, लेकिन अब सूत्र नहीं लिखना है। तो अनुकूल बराबर कितना हो गया 6 हो गया, और कुल परिणाम कितना है 7 हो गया। तो यही आपकी क्या हो जाएगी प्रायिकता। तो 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 6/7। तो ये मैन है बस ये वाला जो दोबारा बताता हूं इसको, ये बात देखना है कि क्या बताया था मैंने। तो देखना है इसमें है एलीप वर्ष, एलीप वर्ष जो कितने का दिन होता है 365 का, जिसमें क्या क्या मिले होते हैं 52 तो क्या होते हैं सप्ताह होते हैं, प्लस 1 क्या होता है दिन होता है। अब ये एक दिन क्या क्या हो सकता है, तो कुल परिणाम में ये रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगल भी, बुध भी, गुरु भी, शुक्र भी, शनि भी। तो टोटल परिणाम कितने हो गए 7 हो गए। अब ये प्रश्न में बोल रहा है कि 52 रविवार आने की प्रायिकता, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार यही लेना है। क्यों नहीं लेना रविवार, क्योंकि वो 53वां वार ही नहीं पूछ रहा, किसका पूछा है 52वां पूछा है। तो 53वां रविवार आएगा ही नहीं इस प्रश्न में। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पूछा ही नहीं है, तो इसलिए ये अनुकूल परिणाम कितने हो गए 6 हो गए। अब आपको पता है प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने थे 6 थे, और कुल परिणाम कितने हो गए 7। तो ये आपकी क्या होगी 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो ये यहां तक समझ आया होगा। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखना है क्या है, यदि PA बराबर 0.65 है तो A घटना यानी कि A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहली फर्स्ट ही यानी कि प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट क्लास में बताया था, जब बेसिक बताया था कि एक तो होता है घटना होने की प्रायिकता, किसी घटना के होने की प्रायिकता, और एक होता है किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, अर्थात उसको किससे डिनोट करते हैं भाई PA बार से। तो PA बार क्या हो गया घटना नहीं होने की प्रायिकता। अब PA बार घटना नहीं होने की प्रायिकता है, तो सबसे बड़ी घटना की प्रायिकता कितनी होती है भाई 1 होती है। तो 1 होती है। अब इसमें से एक में से हम घटना होने की प्रायिकता, तो एक क्या माना था घटना, तो घटना होने की प्रायिकता क्या होती है PA, ये हो जाएगा। तो घटना नहीं होने की प्रायिकता का फॉर्मूला क्या बन गया PA बार बराबर 1 - के PA।
तो यहाँ तक समझ आया। अब हमको ये सवाल करना है तो देखना है कैसे करना है आंसर। तो दिया है, सबसे पहले दिया है पी ए का मान, तो पी ए बराबर 0.65, तो दिया है पी ए बराबर 0.65 ये दे रखा है। ठीक है भाई, तो मेरे को निकालनी है कि ए नहीं की प्रायिकता। ए नहीं की प्रायिकता, ए क्या चीज है इधर, मैंने बताया था घटना। ए क्या चीज है इधर, घटना। तो ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए क्या होता है भाई, सूत्र होता है। सूत्र कौन सा होता है, पी ए बार बराबर 1 माइनस के पी ए, यानी कि पी ए बार क्या है इधर, घटना नहीं, किसी घटना का नहीं होने की प्रायिकता, और पी ए क्या है, किसी घटना के होने की प्रायिकता। तो पी ए का मान उपरोक्त से 0.65 है, तो पी ए का मान क्या कर देंगे, इसमें रख देंगे। तो पी ए का मान रख दो इसमें, तो पी ए बार बराबर 1 माइनस के 0.65, तो 1 माइनस के 0.65 है। तो इसी प्रकार एक में से 0.65 जाते हैं तो कितने बचते हैं भाई, पी ए बार बराबर 0.35, यानी कि 0.35। ये क्या हो जाएगी, ए घटना नहीं होने की प्रायिकता, ए नहीं होने की प्रायिकता। तो ये आ गया पी ए बार बराबर 0.35, तो ये आ गया आपका आंसर। तो बस एक सूत्र याद रखना, बस ये वाला सूत्र याद है यदि आपको, तो ऐसे सवाल आप आसानी से भी कर सकते हो। तो आपको मैं बता दूं, ऐसा ही एक लीप वर्ष वाला सवाल अपने उदाहरणों में भी है, और एलीप वाला सवाल, सॉरी, ये एक घटना नहीं होने की प्रायिकता का भी सवाल एक उदाहरणों में है। तो यहाँ तक समझ आया होगा, देख लो भाई। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7वां। तो क्वेश्चन नंबर 7वें को भी हम बड़े आसानी तरीके से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है, तो एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर, यानी कि किसकी बात आ रही है भाई, सिक्कों की। तो 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले सवालों में हमने सिक्के के बहुत सारे सवाल किए, तो पहले के सवालों में ओनली एक सिक्का होता था, उसको 2 बार उछाला जाता था। आपको मतलब बता दूं कि इन दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, चाहे तो एक सिक्के को 2 बार उछाल लो, चाहे 2 सिक्कों को 1 बार उछाल लो, बात एक ही है। तो इसमें भी वही दे रखा है कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं थोड़ा सा सिक्के के बारे में। तो आपको पता है सिक्के पर कितने परिणाम होते हैं भाई, सिक्के पर कितने परिणाम होते हैं, 2, एक हेड होता है, एक टेल होता है, यानी कि चित्त और पट। तो माना मैंने एक सिक्का ये ले लिया, इसी प्रकार फर्स्ट ये सेकंड सिक्का ले लिया। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आया। तो 2 सिक्का लिए मैंने, दोनों सिक्कों को उछाला, तो दोनों सिक्कों को जब उछालने पर तो दोनों पे परिणाम, एक बार तो हेड आ गया और इसी पर दूसरे पर भी क्या आ गया, हेड आ गया, दोनों पर एच एच आ गया। इसी प्रकार उछाला, या फिर ये भी आ सकता है कि एक बार तो हेड आ सकता है या एक बार टेल आ सकता है, ये भी आ सकता है। पहले सिक्के पर हेड आ सकता है, दूसरे सिक्के पर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। फिर कंडीशन बन रही है कि ये भी तो हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे क्या आ जाए भाई, हेड आ जाए, ये भी कंडीशन हो सकती है। और बात आती है कि नंबर 4 कंडीशन की, कि यदि पहले सिक्के पर भी टेल आ जाए और दूसरे सिक्के पर भी क्या आ जाए भाई, टेल आ जाए, तो ये भी तो बात होती है। तो कंडीशन कितनी बनी, 1 2 3 4। जब 2 सिक्के को उछाला जाता है तो 4 कंडीशन बनती है कि पहली बार तो हेड हेड आ जाता है दोनों पर, या फिर दूसरी बार हेड या टेल भी आ सकता है, तीसरी कंडीशन में टेल हेड भी आ सकता है, चौथी में देखेंगे तो टेल टेल भी आ सकता है। ये चारों में से कुछ भी हो सकते हैं। ये घटना संभावना को व्यक्त कर रही है, और आपको मैंने बताया कि प्रायिकता में हमेशा हम संभावना को ही व्यक्त करने के लिए क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। तो ये यहाँ तक समझ आया। तो अब बात आती है 2 सिक्के को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक पट आने की प्रायिकता। अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक एक, ये मतलब समझो एक पट आने की प्रायिकता। तो अधिक से अधिक कितने पट्ट आ रहे, 2 आ रहे, तो 2 तो नहीं लेने, क्या लेना है, 1। तो जिसमें अधिक से अधिक एक पट्ट आ रहा है तो इसमें भाई पट्ट आ रहा है, पट्ट आ रहा है, इसमें आ रहा है।
इसमें पट आ रहा है, इसमें पट आ रहा है, लेकिन इसमें एच एच आ रहा है, तो इसमें तो कोई नहीं है। तो अधिक से अधिक एक पट आने की क्या करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पट किस किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 3, और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर क्या हो जाएगी, प्रायिकता। तो करते हैं हम सवाल को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखते हैं। तो देखते हैं, 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं, 4। 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम बराबर कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। वो आपको पता है कौन कौन से होते हैं, एक H और H भी हो सकता है, एक H और T भी हो सकता है, एक T और H भी हो सकता है, और एक T और T भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। वो मैंने आपको पहले ही इसमें समझा दिया है। अब बात आती है कि उछालने पर अधिक से अधिक एक पट्ट आने की प्रायिकता। तो इधर लिख दो, अधिक से अधिक एक पट्ट आने के संभावना के लिए क्या है, अनुकूल परिणाम। तो इधर लिख दो, अधिक से अधिक पट्ट आने के लिए, पट्ट आने के लिए अनुकूल परिणाम बराबर कितने हो जाएंगे भाई, कितने हो जाएंगे, 1 2 3। तो ये कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम बराबर 3, थोड़ा साइड में लिख दो, 3 हो गए। कौन कौन से हैं ये, तो ये भी देख लो इधर, ये भी देख लो इधर, कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो H और T भी हो सकता है, एक T और H भी हो सकता है, एक T और T भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, तो दोनों हो सकते हैं। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। यहां तक समझ आ गया। अब प्रायिकता किसकी निकालनी है, कि अधिक से अधिक पट्ट आने की प्रायिकता। तो क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक पट्ट आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई, 3 है, और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4। तो प्रायिकता में अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3 हो गए, और कुल परिणाम कितने हो गए भाई, 4 हो गए। तो प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो देख लो भाई अच्छे से। हाँ, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बारी। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल माना जाता है प्रायिकता का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, एक पासे को कितने बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग, यानी कि इसमें प्रश्न में दे रखा है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग। फिर ऑप्शन दे रखे हैं 2 कि 9 है, किसका योग, संख्याओं का योग कितना है, 9 है, और एक कितना दे रखा है, 13 है। तो आपको बात अभी समझ नहीं आई है। तो बात आती है इधर, एक पासे को कितनी बार उछाला जाता है, 2 बार। आपको पता है कि पासे पर कितने परिणाम होते हैं भाई, पासे पर कितने अंक लिखे होते हैं, ये बताएं। ये आपको मैंने पहली क्लास में बताया कि 1 2 3 4 5 और 6 परिणाम लिखे होते हैं पासे पर। ठीक है भाई, 6 परिणाम लिखे होते हैं। तो इसको आप वैसे समझोगे तो वैसे बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो जैसा मैं तरीका बताता हूं ऐसा करना है कि सवाल को कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सवाल कितना इजी है, और इजी बहुत है, लेकिन समझना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम आंसर करते हैं। तो इसमें आपको पता है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। अब ये आपको पता है कि एक पासे पर कितने परिणाम होते हैं भाई, एक पासे पर टोटल परिणाम होते हैं 6। तो ये तो ले लिया मैंने, एक सारणी बना ली, इधर मैंने लिख लिया 5 से, इधर भी 5 आए और इधर भी 5 आए। तो 5 पर कुल कितने परिणाम होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 और
6 परिणाम। इसी प्रकार नीचे लिख लो 1 2 3 4 5 और 6। ये भी यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात आती है कि 6 परिणाम एक पासे पर है, 6 परिणाम एक पासे पर है, तो दोनों पासे हो गए, ये तो एक पासा हो गया, ये सेकंड पासा हो गया। यहाँ तक भी समझ आ गया। तो टेबल क्या करा मैंने, 2 लाइन खींची, एक तरफ एक पासे के अंक लिख लिए, पासे पर कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं, एक तरफ तो एक पासे के अंक लिख लिए, और दूसरी तरफ नीचे की साइड एक क्या लिख लिए, एक पासे के अंक लिख लिए 6 तक। अब बात आती है कि टेबल को कैसे बनाएं, टेबल को हम कैसे बनाएं, तो देखते हैं भाई, इसका इससे भी गुणा, इससे भी गुणा, इससे सॉरी इसका इसके साथ कॉलम, इससे साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इस पहले यानी कि जो नीचे वाला एक है उसका इन 6 के साथ अलग अलग कॉमा में लेना है, फिर दूसरे का सबके साथ लेना है, फिर तीसरे का इनके साथ लेना है, 4 का सबके साथ, 5 का सबके साथ, 6 का सबके साथ। तो टेबल को बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखते हैं, 1 का मैंने 1 के साथ लिया तो 1,1 हो गया, 1 का 2 के साथ लिया तो 1,2 हो गया, 1 का 3 के साथ लिया तो 1,3 हो गया, 1 का 4 के साथ लिया तो 1,4 हो गया, 1 का 5 के साथ लिया तो 1,5, 1 का 6 के साथ लिया 1,6। यहाँ तक क्लियर भाई। अब बात आती है दूसरे नंबर की, तो दूसरे का भी ऐसे कैसे लिख देना है, जैसे मैंने ये ऊपर का लिखा है, तो 2,1, 2,2, 2,3 और 2,4, 2,5, 2,6। यहाँ तक भी ये समझ आ गया। अब बात आती है 3 की, तो 3 का भी ऐसे लिख देंगे, तो 3,1, 3,2, 3,3 और 3,4, 3,5 और 3,6। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। 4 का भी ऐसे लिख देना, 4,1, 4,2, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। इसी प्रकार 5 का लिख दो, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 और 5,5 और 5,6। इसी प्रकार लास्ट का पद रह गया, तो 6 का भी ऐसे लिख दो, 6 का भी हमको ऐसे लिख देना है, तो 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 और 6,5, 6,6। ये यहाँ तक समझ आ गया। तो ये तो क्या होगी टेबल। टेबल कैसे बनाया, 2 पासे के अंक लिए, 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक। शुरू के पासे के अंक का 1 से 6, दूसरे पासे के 6 अंक तक के क्या भर दिए मैंने, कॉलम भर दिया। इसी प्रकार दूसरे का 7 इससे करा, तीसरा के इससे, चौथे का इससे, 5 का इससे, 6 का भी इससे, तो सारे के सारों को पर्टिकुलर ले लिया। इसी प्रकार तो ये यहाँ तक समझ आ गया। अब बात आती है कि प्रश्न की 9 है। तो अब यहाँ से आपको समझ आ रहा है कि 6 गुणा 6 करूंगा तो कितना आएगा, 36। और एक आपको बेसिक बता दूं, 2 पासे हैं, 2 पासे हैं, 2 पासों पर कितने अंक होते हैं, एक पासे पर कितना अंक होता है, 6, और एक पासे पर कितना होता है, 6। तो 6 गुणा 6 करते हैं तो बराबर कितना आते हैं, 36। तो 2 पासों पर टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6, क्योंकि एक पासे को 2 बार उछालने पर टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे भाई, 36। तो इधर में सवाल देखते हैं, इधर सवाल करते हैं हम, इधर करते हैं, या फिर आप इस सारणी को हटा दो, या फिर इधर करते हैं। चलो सवाल तो देखते हैं, इधर सवाल करते हैं। तो नंबर पहला ऑप्शन ही देखते हैं, हल। ये हल चल रहा है, तो नंबर पहला ऑप्शन है 9 है। या फिर हम सारणी के नीचे लिख सकते हैं कि एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते हैं, 36। तो एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम अर्थात 6 गुणा 6 बराबर कितने हो गए, 36 हो गए। एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम बराबर 36। तो ये यहाँ तक लिख लिया।
अब बात आती है कि पहले ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन क्या है, यदि इनका योग कितना है 9 है और इनका योग 13 है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, यदि इनका योग 9 है, यदि इनका योग कितना है 9 है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं योग 9 है। तो ऐसा कॉलम देखिए जिनमें इस सारणी में दो संख्याओं का योग कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो देखना भाई 9 किन किन में आ रहा है, 1,7 इसमें भी नहीं है, 2 3 2 5 2 5 इसमें भी नहीं है, 2 6 इसमें भी नहीं है। तो 9 आना चाहिए। तो 9 किस में आ रहा है, 3 और 6। एक तो ये आ गया 3 और 6, और इसी प्रकार 6 और 3 आ गया। ठीक है भाई, इसी प्रकार 5 और 4 आ गया, और इसी प्रकार 4 और 5 आ गया। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम बराबर 4। 4 कौन कौन से, अर्थात एक बार तो आ सकता है 3,6। 3 और 6 कितने होते हैं, 9 होते हैं। या फिर इसको लिख सकते हैं 6,3, 6 और 3 भी 9 होते हैं। और एक बार आ सकता है 4,5, 4 और 5 9 होते हैं। और एक बार आ सकता है 5,4, तो 5 और 4 भी 9 होते हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 4। और तो कुल परिणाम कितना है, ऊपर लिखा रखा है कुल परिणाम कितना है 36। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी किसकी, योग 9 है, योग 9 की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है 4 है, बटे कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम कितना है भाई 36 है। तो 36 क्या हो जाएगा, 36 हो गया। 4 से 36 कटता है, काट लो, तो 4 नाम 36, तो बराबर 1/9। तो ये क्या आ जाएगी इसकी प्रायिकता। तो प्रायिकता का मान क्या आ गया 1/9। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की। तो सारणी मिटानी पड़ेगी मेरे को। तो सारणी तो देखते हैं, तो ये कर लिया आपने। तो देखते हैं अब दूसरा सवाल इसी के दे सही है। तो देखते हैं दूसरा, इसका दूसरा ऑप्शन कि योग कितना है जब 13 है, तो योग कितना होना चाहिए 13 है। इसी का ही दूसरा देखते हैं। दूसरा योग 13 है, योग कितना है 13 है। अब आपको बता दूं कि मैं पूरे पासे के अंदर दोनों की संख्या को जोड़ोगे तो योग 13 नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि अधिकतम 2 पासों पर योग कितना होता है 6 और 6 12। तो 13 योग नहीं आता है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 0, और कुल परिणाम कितना है 36। तो 0/36, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी 0। तो इसको लिखते हैं सिस्टम से। तो देखते हैं 1 पासे पर 2, यानी कि योग कितना होता है 12 ही होता है। तो 2 पासों पर, या फिर ऐसे लिख सकते हो 2 पासों पर योग 12 ही होता है, 12 ही होता है। ठीक है भाई, 12 ही होता है, अर्थात 13 नहीं हो सकता, 13 नहीं हो सकता। इसलिए अनुकूल परिणाम, इसलिए अनुकूल परिणाम बराबर 0, अनुकूल परिणाम बराबर 0। तो 13 योग होने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम कितना है 0 है, कुल परिणाम कितना है 36 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 13 योग होने की प्रायिकता, योग 13 होने की प्रायिकता ऐसे भी लिख सकते हो, योग 13 होने की प्रायिकता बराबर 0/36। तो बराबर कितना जाएगी 0, बराबर कितनी आ जाएगी प्रायिकता 0। तो यहाँ तक समझ आया होगा। तो देखो